हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बिहार दरोगा परीक्षा मेंस 2018। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसे एक बार जरूर देख लें। और जो लोग बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो तो इसे ज़रूर ही देखें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो किस रोग में होता है? ये होता है जीरोपथेलमिया में होता है। और जीरोपथेलमिया किसका बीमारी है? तो ये आँख की एक बीमारी है। ध्यान रखिएगा, आँख की ये क्या है? एक बीमारी है। और सुनहरा चावल में यानी गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से। अब ये कब आया था? तो 16 सितंबर 1987 ईस्वी में आया था। ध्यान रखिएगा, 1987 ईस्वी में आया था। इसी दिन क्या मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और ये मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? तो कनाडा में है। इसके बाद है टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है। तो टाइफाइड, हैजा और पीलिया। ध्यान रखिएगा, टाइफाइड, हैजा और पीलिया किससे फैलता है? तो पानी, खाद्य पदार्थ से फैलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जल जनित रोग हैं कौन कौन? तो टाइफाइड, हैजा और पीलिया। टाइफाइड, हैजा किससे फैलता है? तो बैक्टीरिया से। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से जो देख रहे हैं रोहू, रोहू, कतला, ये कैसी मछलियाँ हैं? तो ये मछली है। लेकिन ये जो देख रहे हैं कुत्ता मछली, इलेक्ट्रिक, ये क्या है? ये मछली नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, रोहू है, कतला है। इसके बाद है समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा। ठीक है, ये समुद्री घोड़ा। इसके बाद है सिल्वर फिश, सिल्वर फिश और कैट फिश। ये सभी क्या हैं? तो ये वास्तविक रूप से क्या है? मछली है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ध्यान रखिएगा कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये देहरादून में है। और देहरादून में ही ओएनजीसी का भी मुख्यालय है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का भी मुख्यालय कहाँ पे है? तो देहरादून में ही है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो देख रहे हैं जोरहाट असम में है, यहाँ पे क्या है? वर्षा वन अनुसंधान। ध्यान रखिएगा कि भारतीय वर्षा वन अनुसंधान कहाँ पे है? तो असम के जोरहाट में स्थित है। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें से कौन सी हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा कामेट। ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में है। इसके बाद देख रहे हैं अन्नपूर्णा, ये कहाँ पे है? तो ये है नेपाल में। इसके बाद है कि जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि जापान के योकोहामा शहर में 1994 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाया गया था। किस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए? तो प्राकृतिक आपदा से नियंत्रण के लिए। ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से संबंधित है। इसके बाद है कि भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा कि नुनमाटी कह लीजिए या न्यूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो ये है असम में है। ध्यान रखिएगा। और नुमालीगढ़, नुमालीगढ़, ध्यान रखिएगा कि नुमालीगढ़ और नुनमाटी तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो ये है असम में है। और बिहार में कौन सा है? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना। ध्यान रखिएगा कि बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो बिहार में है। लेकिन नुनमाटी और नुमालीगढ़ कहाँ पे है? ये है असम में है। इसके बाद है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। तो ध्यान रखिएगा कि हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो वो है गुलबदन बेगम, जो किसकी पुत्री थी? ये बाबर की पुत्री थी। और किसके कहने पर लिखी थी? तो ये अकबर के कहने पर लिखी थी। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, सीरी नामक शहर और सीरी का किला और हजार खंबा, हजार खंबा, ध्यान रखिएगा, हजार खंबा, सीरी का महल किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। और ध्यान रखिएगा, इसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। यानी सिकंदर एसानी, सिकंदर एसानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके बाद है, और ध्यान रखिएगा, अलाई दरवाज़ा भी किसने बनवाया था? अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा इसी ने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद है कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ के शासक कौन थे? शासक थे जिनका नाम है अमर सिंह। ठीक है, ये अमर सिंह द्वितीय थे, जो किसके पुत्र थे? तो ये राणा सांगा के चौथे पुत्र थे। ध्यान रखिएगा, अमर सिंह इसका जो राइट आंसर होगा। अमर सिंह द्वितीय थे, जो राणा सांगा के ये चौथे पुत्र थे। और अमर सिंह द्वितीय के पुत्र कौन थे? तो महाराणा प्रताप सिंह थे। इसके बाद है
कि शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो बिहार के सासाराम में स्थित है। और ध्यान रखिएगा, एक इतिहासकार है जिसका नाम है कानूनगो। कानूनगो, इनके द्वारा कहा गया है कि शेरशाह के मकबरा देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि शेरशाह अंदर से क्या थे तो हिंदू थे और बाहर से क्या थे वो मुस्लिम थे। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कानूनगो के द्वारा कहा गया है। इसके बाद है कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के जो लेखक हैं वो हैं सोमदेव। और ध्यान रखिएगा कि मुद्रा राक्षस के कौन है? तो वो हैं विशाख दत्त। इसके बाद है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था? ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल का प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था? तो वो थे आर्यभट्ट। ध्यान रखिएगा कि जीरो की खोज किसने की थी? तो ये इसी के द्वारा किया गया था, आर्यभट्ट के ही द्वारा गया था। इसके बाद है ये गुप्त काल के शासक थे आर्यभट्ट। इसके बाद है कि निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थकर थे? ध्यान रखिएगा कि जैनों के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। और ध्यान रखिएगा 24वें कौन थे? और अंतिम तो वो थे कौन? तो महावीर स्वामी। ध्यान रखिएगा। और इस जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव को माना जाता है। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो ध्यान रखिएगा कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? वो किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और ध्यान रखिएगा इनका बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। ध्यान रखिएगा इन्हीं के द्वारा एक नारा दिया गया है, बेड़ों की ओर लौटो। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो 1906 ईस्वी में किया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लेकिन सबसे पहली बार स्वराज शब्द किसने दिया था? तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी थी। इसके बाद है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला यहाँ पे है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। कब बनी थी? तो 1925 ईस्वी में बनी थी। कहाँ पे? तो कानपुर की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी कौन? एनी बिसेंट। ठीक है, एनी बिसेंट जो कब बनी थी? तो 1917 में की थी। कहाँ पे? तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बिसेंट 1917 में कलकत्ता में। लेकिन 1925 में किसने की थी? ये सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। इसके बाद है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? ध्यान रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि यानी नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिए थे? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये लौटा दिए थे। और गांधी के भी द्वारा कौन सी उपाधि लौटा दी गई थी? वो है केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी? तो गांधी जी के द्वारा। नाइटहुड या सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। किसके विरुद्ध में? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में। इसके बाद है कि 1947 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो ध्यान रखिएगा 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने कितनी सरकार बनाई थी? कितने प्रांतों में? तो 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। 5 प्रांतों में इन्हें पूर्ण बहुमत मिला था। ठीक है। और तीन प्रांतों में ये गठबंधन सरकार बनी थी। ध्यान रखिएगा 5, 3, 8। इसके बाद है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 ईस्वी में। कहाँ पे? ढाका में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखिएगा इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का पहला जो अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कराची में हुआ था। ध्यान रखिएगा पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। और 1908 में कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था अमृतसर में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा पहला कराची में 1907 में और दूसरा 1908 अमृतसर में। इसके बाद है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिएगा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो कौन थे? महादेव गोविंद रानडे थे। कब किए थे? तो 1867 ईस्वी में किए थे। और ध्यान रखिएगा कि पूना सार्वजनिक सभा की भी स्थापना किसने की थी? इसी के द्वारा किया गया था, महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। कब? तो 1870 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? ध्यान रखिएगा कि गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? तो वो किया गया था 12 मार्च 1930 में से। कहाँ से?
तो साबरमती आश्रम से, ध्यान रखिएगा, साबरमती आश्रम से इनके द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। और कब पहुंचे थे दांडी? वो पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को। कितने दिनों तक चला था? तो 24 दिनों तक चला था। कितने समर्थक थे गांधी जी के? तो वो थे 78। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो चलिए देखते हैं इसका जो ऑप्शन है, ये ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश। कितना है यहाँ पे? तो 17 है। ध्यान रखिएगा 17 है। और ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। ध्यान रखिएगा 1106 है। ध्यान रखिए 1106 है। इसके बाद पश्चिम बंगाल है। इसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना यानी IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में है। इसके बाद है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि साथ साथ बाजार में जब महंगाई और मंदी आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाते हैं? स्टैगफ्लेशन कहलाता है। इसके बाद है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा कब? यदि CR घटा दिया जाएगा तब। ठीक है, हाँ, यह जो होगा वो होगा कैश रिजर्व रेशियो कम कर दी जाए तब। ध्यान रखिएगा कैश रिजर्व रेशियो कम कर दिया जाए तब। इसके बाद है कि ध्यान रखिएगा इसमें जो देख रहे हैं निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा BSNL। ठीक है, और कितने कंपनियों को महारत्न कंपनी के दर्जा दिए गए हैं? तो 13 कंपनियों को दिया गया है। इसके बाद है कि निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो देखिए सूचकांक के 3 आयाम होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है, ये क्या है? तो ये भी सही है। इसके बाद है कि सूचकांक में 10 प्राचल शामिल होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है, ये गलत है। इसके बाद है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे वो कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 ईस्वी में हुई थी, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अब ध्यान रखिएगा कि भारत के लिए नियोजित अर्थ व्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो M विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया है। कब प्रकाशित की गई थी? 1934 ईस्वी में लिखी गई थी इनके द्वारा पुस्तक M विश्वेश्वरैया के द्वारा। इसके बाद है कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। देखिए यहाँ पे विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण करना, ये बिल्कुल है। करेंसी जारी करना, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि नगद आरक्षण का संरक्षण है, ये भी सही है। लेकिन जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, ये क्या है? गलत है। ध्यान रखिए इसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो RBI को कहते हैं। इसके बाद ध्यान रखिए कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। और ध्यान रखिए इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? तो असबिन स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय कौन थे? तो CD देशमुख थे। ध्यान रखिएगा CD देशमुख। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण की गई थी। इसके बाद है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो यह किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। नीली क्रांति का संबंध मछली से है। और श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। इसके बाद है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ध्यान रखिएगा बहुत VVI क्वेश्चन है कि भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? वो होगा यहाँ पे गोवा होगा। ध्यान रखिएगा गोवा होगा। और सबसे अधिक कहाँ पे है? तो वो है MP में। ध्यान रखिएगा MP में होगा। इसमें जो देख रहे हैं इसमें ऑप्शन नहीं है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। इसके बाद है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो कहाँ पे है? तो ये है जेनेवा में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1995 ईस्वी में की गई थी। और
इसका पूर्व नाम क्या है, तो वह है गैट, GATT। ध्यान रखिएगा कि WTO में कुल कितने देश हैं, तो वो हैं 164, और अंतिम देश कौन सा है, वो है अफगानिस्तान। ठीक है, इसके बाद है कि देख रहे हैं त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो चलिए इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि दोस्तों ज़्यादा समय हो जाएगा। इसके बाद है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है। ध्यान किया कि प्रारंभिक में मौलिक कर्तव्यों को नहीं शामिल किया गया था, लेकिन इसे कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पर, तो सरदार सुवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो किस भाग में है, ये है भाग 4 के क में है। ध्यान रखिएगा भाग 4 के क में है, और किस आर्टिकल में है, वो है 4 के क में है। ध्यान रखिएगा 4 के क में। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, वो है 11। इसके बाद है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। ध्यान रखिएगा बहुत भी क्वेश्चन है ये कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है हेगेल के द्वारा कहा गया है। ध्यान रखिएगा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होते हैं, किसके द्वारा कहा गया था, तो हेगेल के द्वारा कहा गया। इसके बाद है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसे स्वीकृति कब मिली, तो 22 जनवरी 1947 को। ध्यान रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। और इसे स्वीकृति कब मिली थी, तो 22 जनवरी 1947 को मिली थी। इसके बाद है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी। ध्यान रखिएगा कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो 1929 ईस्वी में की थी लाहौर में। जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ध्यान रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन ये पूछे कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसके बाद है कि किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। ध्यान रखिएगा कब हुआ था, तो भारतीय शासन अधिनियम 1909 के तहत हुआ था। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा ये जो देख रहे हैं मार्ले जो देख रहे हैं ये क्या थे, तो सचिव थे, और ये क्या था मिंटो, ये वायसराय था। ध्यान रखिए वायसराय। तो पूछा जाए कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो मिंटो को कहा जाता है। ध्यान ये तो सचिव थे, मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। और ध्यान रखिएगा इसी के तहत मुसलमानों के लिए यानी मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि ये देख रहे हैं अधिगृहित संपत्ति, इसके आधार पर आप नागरिक नहीं लग सकते हैं भारत की। जन्म के आधार पर लग सकते हैं, वंशानुक्रम के स्थान पर ले सकते हैं, देशीकरण के साथ ले सकते हैं, और पंजीकरण के माध्यम से ले सकते हैं। भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो 5 प्रकार से की जाती है। इसके बाद है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो वो देते हैं उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। और ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 93 में कहा गया है। इसके बाद है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। ध्यान रखिएगा वर्तमान में 6 राज्यों में क्या है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। यानी यहाँ विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में है वर्तमान में। तो किस राज्य में नहीं है, तो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, इसके बाद है आंध्र प्रदेश में है, और तेलंगाना में है। ध्यान रखिएगा 1 2 3 3 3 6। पंजाब में नहीं है। ध्यान रखिए बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में है। 6 राज्यों में वर्तमान में है। इसके बाद है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। ये हैं
15, 16, 19, 29, 30। ध्यान रखिएगा कि 15, 16, 19, 29, 30 किसे अधिकार है, किसको प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिकों को ये प्राप्त है, विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 है। 12 से 35 में चर्चा की गई है आर्टिकल में। और किस भाग में है? ये किस भाग में है? तो भाग 3 में है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है कि सत्य कथन चुनिए। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये बिल्कुल गलती है, 12 करते हैं। इसके बाद है कि प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, ये भी गलत है। इसके बाद है कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। इसके बाद है कि लोकसभा में राष्ट्रपति दो सदस्यों मनोनीत करते हैं, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा कि ये जो देख रहे हैं कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 2 गो आंग्ल इंडियो को मनोनीत करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 331 अनुच्छेद के तहत 2 आंग्ल इंडियन को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति लोकसभा में। लेकिन ये देख रहे हैं कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये भी क्या है? गलत है। तो ये राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। इसके बाद है कि सत्य कथन चुनिए। यहाँ पर देखिए कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, चूँकि ठीक है, ये 280 में चर्चा किया गया है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, ये गलत है। ठीक है, कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसके बाद है वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, तो बिल्कुल सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। ध्यान रखिए इसमें जो ऑप्शन है वो गलत है। तो वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 5 होते हैं, 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसके बाद है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु यानी कोरम हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? वो होती हैं, देखिए यहाँ पे कितना होता है न्यूनतम सीटें, तो वो होती हैं 245। और 245 का 10वां भाग निकालिएगा तो कितना होगा? वो आएगा लगभग में, वो आएगा 25। ठीक है, इसी तरह से 545 लोकसभा के होते हैं, इसका 10वां भाग कितना हो जाएगा? तो 55 हो जाएगा। ठीक है, 55 सदस्य में क्या ये मतलब कि शुरू हो जाएगा कार्यवाही। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? कौन नहीं डालता है? देखिए तापमान डालेगा, उत्प्रेरक डालेगा, सांद्रता डालेगा, लेकिन एंथैल्पी में परिवर्तन ये प्रभाव नहीं डालता है। इसके बाद है कि कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? ध्यान रखिएगा कि जो कार्बन नैनो ट्यूब है ये किसका है? ये फ्लोरेंस का है। किसका है? तो फ्लोरेंस का है। और फ्लोरेंस जो है, फ्लोरेंस, हीरा, ग्रेफाइट ये किसका अपरूप है? ये कार्बन का है। ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेफाइट होता है ये क्या होता है? ये विद्युत का सुचालक होता है। और हीरा क्या होता है? ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। इसके बाद है कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जेडेन नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा, पहले इसमें देखते हैं कि पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, बिल्कुल सही है। जर्मन सिल्वर में भी होता है कि तांबा, जस्ता, निकेल होता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है गन मेटल में होता है कॉपर होता है, टीन होता है और जस्ता होता है। ठीक है, लेकिन बेल धातु जो देख रहे हैं इसमें केवल क्या होते हैं? तो कॉपर और प्लस टीन होता है। ध्यान रखिएगा कि बेल धातु किसका मिश्रण है? तो कॉपर और टीन से ये मिलके बना होता है। बाकी इनमें सभी में तीनों में क्या है? जस्ता पाया जाता है। इसके बाद है कि फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा कि फेफड़ों में जो सफ़ेद कैंसर होता है वो किसके कारण होता है? तो एस्बेस्टस धूल के कारण होता है। ध्यान रखिएगा कि ये वायु प्रदूषक है, कौन? तो एस्बेस्टस, इसी के कारण क्या होता है? फेफड़ा में सफ़ेद रोग होता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि शीशा से क्या होता है? शीशा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उदर प्रभावित होता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा कि पारा से कौन सा प्रभावित होता है? तो पारा से रक्त धारा प्रभावित होती है। इसके बाद है CO2 से CO से यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मस्तिष्क होता है। और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। इसके बाद है कि संसद की प्राक्कलन समिति है। ध्यान रखिएगा कि 2 प्रकार की संसदीय समिति होती है, एक अस्थायी होती हैं और दूसरी अस्थायी होती हैं। इसे बोलते हैं तदर्थ समिति, अस्थायी को तदर्थ समिति। तो ध्यान रखिएगा कि संसद की प्राक्कलन समिति कौन सी है? तो ये है अस्थायी समिति। अब ध्यान रखिएगा जैसे प्राक्कलन समिति, इसके बाद है लोकलेखा समिति, इसके बाद है
सरकारी उपक्रम समिति, ये क्या है? तो ये सभी अस्थायी समिति हैं। प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1950 ईस्वी में किया गया था। लोक लेखा समिति की गठन कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया गया था। और सरकारी उपक्रम समिति की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि सबसे पुरानी संसदीय समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति। और ध्यान रखिएगा, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और सरकारी उपक्रम समिति में भी कितने सदस्य होते हैं? तो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसके बाद है कि सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? तो वो होती है प्राक्कलन समिति। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और ध्यान क्या, इसमें जो सदस्य होते हैं वो केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। और ध्यान रखिएगा, इन सभी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 1 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा, इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होते हैं? तो 1 वर्ष का होता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान के निर्धारित की गई है। अभी तक 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है, बिल्कुल है। इसकी चर्चा 280 में की गई है। अभी तक 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, बिल्कुल सही है। जो इसके 15वें वित्त आयोग का गठन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है, ठीक है। इसके बाद है कि इसका चर्चा अनुच्छेद 280 में की गई है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 5 होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में किया गया। और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे, ठीक है, KC नियोगी थे। इसके बाद है, चलिए ये तो देख रहे हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद है, ये भी जो देख रहे हैं दोस्तों, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। ध्यान किया कि क्योटो प्रोटोकॉल ये कब आया था? तो 1997 ईस्वी में आया था। और किस लिए था? तो ये ग्रीन हाउस को कम करने के लिए। ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस से संबंधित कौन है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का है। और क्योटो शहर कहाँ पे? तो जापान में है। इसके बाद है कि ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड हमेशा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड होता है वो क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। इसके बाद है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो बीलो। ध्यान रखिएगा, बीलो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ये कठोर और मजबूत होती है। इसके बाद है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा है? निलंबो न्यूसीफेरा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। और कमल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? निलंबो न्यूसीफेरा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो पैंथेरा टाइग्रिस होता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत के जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वो होता है फाइकस बेंथालिस। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि भारत के राष्ट्रीय फल आम है। आम का क्या होता है? तो मनगीफेरा इंडिका होता है, ठीक है। इसके बाद है कि जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? ध्यान रखिएगा कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविनस, ठीक है। कब किए थे? तो 1801 ईस्वी में किए थे। और ध्यान रखिएगा कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा एक कुट फल है? तो ध्यान रखिएगा कि इसमें से कौन सा कुट फल है? वो है डूब। क्या है? डूब, ये कुट फल है। इसके बाद है कि कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा कि कीटभक्षी यानी घटपर्णी, इसको बोलते हैं घटपर्णी, ठीक है। तो कीटभक्षी पादप उदाहरण है कौन सा है? तो नेफेंथिस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नेफेंथिस जो है ये कैसा है? तो ये मांसाहारी पादप है, ठीक है। ये कीट को अपना भोजन बनाता है, इसे बोलते हैं हिंदी में घटपर्णी। और ध्यान रखिएगा
कि इससे जब इसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो इसे क्या करता है, तो इसे प्राप्त करते हैं कौन, तो नेपेंथिज। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि यानी कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का अपना आहार बनाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि कीटभक्षी पादप ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा मेघालय के गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी में ये पाया जाता है कीटभक्षी यानी घटपर्णी पौधा। इसके बाद है कौन सा है, तो नेपेंथिज है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। ध्यान रखिए आंशिक रूप से, बिल्कुल सही है। इसके बाद है यहाँ पर देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दी गई, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा, बिल्कुल सही है। चीन और पूर्वी देशों के साथ बिल्कुल रखा था चाय के क्षेत्र में व्यापार करने का। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, ये क्या है, गलत। कब किया गया था, तो 1833 चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है, पूर्ण रूप से समाप्त, लेकिन आंशिक रूप से 1813 अधिनियम के तहत। इसके बाद है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, वो होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। और ध्यान रखिए इसे मीटर में पूछे तो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। ध्यान रखिएगा 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। ये क्या है, तो ये दूरी मापने वाला एक, ठीक है, खगोलीय दूरी को मापने वाला, ठीक है, इकाई है। तो ध्यान रखिएगा खगोलीय दूरी किसे मापते हैं, प्रकाश वर्ष से। इसके बाद है निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। ध्यान रखिएगा रॉकेट जो होता है किस गति पर उड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर से। ध्यान रखिएगा कि रॉकेट जो होता है किससे संबंधित है, रॉकेट जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये करता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम से करता है। ध्यान रखिएगा और हो जाएगा जैसे बंदूक से छोड़ी हुई गोली पीछे की ओर धक्का लगाता है, ध्यान रखिए। इसके बाद है कि यदि नाव के किनारे से कोई व्यक्ति उतरता है तो पीछे की ओर नाव हट जाती है, ये भी है। यानी न्यूटन के तीसरे नियम के ये क्या है, उदाहरण है। और ध्यान रखिएगा कि न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है और न्यूटन के दूसरे नियम से बल की व्यंजक मिलता है, F बराबर ma मिलता है, ठीक है। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। बहुत भी क्वेश्चन है कि सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, वो करता है बृहस्पति। और ध्यान रखिएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये है बृहस्पति है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है और सूर्य से इसकी दूरी कितने पे क्रम का है, तो वो है 5वें ग्रह। ध्यान रखिएगा कि दूरी के अनुसार ये कौन सा ग्रह है, तो ये 5वें ग्रह है। इसके बाद है कि यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। ध्यान रखिएगा कि यदि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो पानी कितने टेम्परेचर पर उबलने लगेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही पर उबलने लगेगा। ध्यान रखिएगा कि यदि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो पानी क्या होगा, 100 के बजाय 9 उबलकर 100 से नीचे में उबलने लगेगा। इसके बाद है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ध्यान रखिएगा ऊर्जा और तारों में और हाइड्रोजन बम में, ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन बम। तो सूर्य, तारे और हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये होते हैं नाभिकीय संलयन। जब छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण कर देते हैं उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। इसके बाद है कि पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ध्यान रखिएगा बहुत भी यही है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो वो होता है नाइट्रेट के कारण होता है। इसके बाद है कि ब्रांडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है, ध्यान रखिएगा इसका शीर्षक क्या है, तो आवर कॉमन फ्यूचर। ध्यान रखिएगा आवर कॉमन फ्यूचर। इसके बाद है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है कि मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ध्यान रखिएगा कि गारो पहाड़ियाँ का जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नोकरेक। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये संतरे की खेती के लिए। ध्यान रखिएगा संतरे की खेती के लिए। वही क्वेश्चन है कि मेघालय की गारो
पहाड़ियाँ निम्न में से किसके लिए, किस फसल का उत्पादन के लिए मानी जाती हैं? तो ये है संतरा के लिए। ठीक है, ध्यान रखिए, संतरा के लिए। इसके बाद है कि भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? ध्यान किया, राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? तो पहली बार 1952 ईस्वी में आया था। और इसमें संशोधन कब कर दिया गया? तो 1988 ईस्वी में। ध्यान किया कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? तो 1952 ईस्वी में आई थी। और इसमें कब संशोधन कर दिया गया? तो 1988 ईस्वी में। इसके बाद है कि नेफा है, तो नेफा का पूरा नाम होता है, वो होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका पूरा नाम होता है। और अरुणाचल प्रदेश का ये प्राचीन नाम है। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, रेड सिंधी नस्ल किसकी है? तो ये गाय की है। साहिवाल भी किसका है? तो गाय की है। इसके बाद है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ध्यान रखिएगा कि जो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। और इस इंदिरा पॉइंट को एक और नाम से जानते हैं, पिगमेलियन पॉइंट। ध्यान रखिएगा, पिगमेलियन पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? पिगमेलियन पॉइंट यानी इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार में है। ध्यान रखिएगा, ग्रेट निकोबार में है स्थित है इंदिरा पॉइंट। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन से हैं? वो है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे अलग है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में है। लेकिन ये पूछे कि भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वो है कन्याकुमारी। इसके बाद है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो देख रहे हैं कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख में है। इसके बाद है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन से हैं? तो वो है गुहार मोती, जो गुजरात में है। और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन से हैं? तो वो है वलांगू या कीबथु। ध्यान रखिएगा, कीबथु पूरब में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, लोनावाला और लोनावाला और कोयना जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली बार परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1948 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। और ध्यान रखिएगा कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? एच भाभा को कहा जाता है, यानी होमगिर जहाँ भाभा को कहा जाता है। इसके बाद है कि नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा कि जो नामदफा है ये कहाँ पे है? बाघ अभयारण्य ये है अरुणाचल प्रदेश में। और ध्यान रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा बाघ अभयारण्य है? वो है नामदफा। ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है विश्व में अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो देखिए डम्पा है, डम्पा ये कहाँ पे है? तो मिजोरम है। ध्यान रखिएगा, डम्पा जो है, डम्पा ये कहाँ पे है? मिजोरम है। लेकिन नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत के सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो वो है नागार्जुन श्रीशैलम, जो कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। और ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो वो है पेंच, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा, ये जो देख रहे हैं पेंच जो है बाघ अभयारण्य, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन कौन सा भाग? तो महाराष्ट्र वाला भाग क्या है? सबसे छोटा है। तो पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो श्रीशैलम है। और सबसे छोटा कौन सा है बाघ अभयारण्य? वो है पेंच अभयारण्य, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये कितने राज्यों में फैला है? 2 राज्यों में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। इसके बाद है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए सभी मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसे बना लीजिएगा। इसके बाद है, देखिए यहाँ पर देखते हैं कि 93 पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? ध्यान रखिएगा कि पाचन तंत्र का कौन सा ऐसा भाग है जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है? तो कौन सा करता है? ये करता है आमाशय करता है। कौन करता है? आमाशय करता है। और ध्यान रखिएगा कि जो HCl अम्ल होता है इसका कार्य होता है कि भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को क्या करना? नष्ट करना। ठीक है, जीवाणुओं को क्या कर देना? नष्ट कर देना। और साथ साथ क्या करना कि एंजाइम की क्रिया को क्या कर देना? तीव्र कर देना। किसका कार्य होता है? इसका HCl का होता है। और ध्यान रखिएगा इसके साथ
ये भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है। ये भोजन को क्या कर देता है, तो अम्लीय बना देता है। तो पाचन तंत्र एसियल अम्ल कहाँ से स्रावित होता है, आमाशय से होता है। इसका काम होता है कि भोजन में आए जीवाणुओं को नष्ट कर देना, एंजाइम की गति को तीव्र कर देना और भोजन को अम्लीय बना देना। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो काफ़ी आपको पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।